हम पौधों को देखते हैं तो लगता है कितने शांत हैं, कितने स्थिर हैं, है ना? लेकिन जरा सोचिए, उनकी हर एक कोशिका के अंदर एक पावरफुल एनर्जी फैक्ट्री, एक कारखाना है जो बिना रुके लगातार काम कर रहा है। आज हम इसी छिपे हुए इंजन की बात करेंगे, पौधों में होने वाले रेस्पिरेशन यानी श्वसन की। आइए समझते हैं कि ये अपने जीवन के लिए ऊर्जा आखिर बनाते कैसे हैं। तो सवाल ये उठता है, क्या पौधे सच में सांस लेते हैं? देखिए, हमारे लिए सांस लेने का मतलब क्या है? फेफड़ों से हवा अंदर लेना, बाहर छोड़ना, सिंपल। पर पौधों के पास तो फेफड़े होते ही नहीं। तो फिर ये गैसों का एक्सचेंज, ये लाइफ एनर्जी का पूरा साइकिल उनमें चलता कैसे है? ये एक बड़ा सवाल है। चलिए सबसे पहले इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। देखते हैं कि पौधों का सिस्टम हम जानवरों से कितना अलग है और सच कहूं तो कितना अनोखा भी है। जानवरों से बिल्कुल अलग पौधों का सिस्टम डिसेंट्रलाइज्ड है, मतलब कोई एक सेंट्रल ब्रीदिंग सिस्टम नहीं है। जरा कल्पना कीजिए, अगर हमारे शरीर का हर हिस्सा, हाथ पैर सब अपनी ऑक्सीजन की जरूरत खुद पूरी कर पाते, बिना फेफड़ों पर डिपेंड हुए। पौधे ठीक यही करते हैं। उनकी पत्तियां, तने, जड़ें सब अपने आसपास से सीधे गैस एक्सचेंज करते हैं और इसके लिए वो स्टोमेटा और लेंटिसेल्स जैसे छोटे छोटे छिद्रों का इस्तेमाल करते हैं। कितना एफिशिएंट सिस्टम है? तो जब हम पौधों में रेस्पिरेशन की बात करते हैं ना, तो इसका मतलब सिर्फ गैसों के आने जाने से कहीं ज्यादा गहरा है। हम बात कर रहे हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन की। इसे आप एक बायोलॉजिकल रिफाइनरी की तरह समझ सकते हैं। एक ऐसी रिफाइनरी जो कच्चा ईंधन यानी ग्लूकोज को लेती है और उसे प्योर यूजेबल एनर्जी में बदल देती है। और इस पूरी रिफाइनरी का जो फाइनल प्रोडक्ट है वो है एटीपी। एटीपी को समझिए सेल की एनर्जी करेंसी। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमें कुछ भी खरीदने के लिए पैसे चाहिए, है ना? वैसे ही एक सेल को, चाहे उसे बढ़ना हो, खुद को रिपेयर करना हो या कोई भी काम करना हो, उसे चाहिए एटीपी। और बस यही इस पूरी प्रक्रिया का मेन गोल है। तो चलिए अब इस एनर्जी फैक्ट्री के पहले स्टेशन पर चलते हैं। देखते हैं कि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को तोड़कर एनर्जी निकालने का ये सफर शुरू कैसे होता है। इस पहले स्टेज का नाम है ग्लाइकोलिसिस। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ग्लाइको मतलब शुगर और लाइसिस मतलब टूटना, यानी चीनी का टूटना। और ये प्रोसेस इतना फंडामेंटल है, इतना बुनियादी है कि ये बैक्टीरिया से लेकर इंसानों तक लगभग हर लिविंग बीइंग में होता है। और सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? इस पहले कदम के लिए ऑक्सीजन की कोई जरूरत नहीं होती। ये सेल के साइटोप्लाज्म में होता है, मतलब मेन पावर हाउस के बाहर। ग्लाइकोलिसिस को हम मोटे तौर पर 3 हिस्सों में समझ सकते हैं। सबसे पहले सेल थोड़ा इन्वेस्टमेंट करता है, मतलब 2 एटीपी खर्च करके प्रोसेस को किक स्टार्ट करता है। फिर 6 कार्बन वाला ग्लूकोज का अणु 2 टुकड़ों में टूट जाता है और आखिर में इस टूटने से होती है एनर्जी की कटाई। इससे 4 एटीपी बनते हैं और साथ में बनते हैं NADH। अब ये NADH क्या है? इन्हें आप रिचार्जेबल बैटरी या एनर्जी टैक्सी समझिए, जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को उठाकर आगे के स्टेजेस तक ले जाती है। तो हिसाब बिल्कुल सीधा है। 4 एटीपी बने, 2 खर्च हुए, मतलब नेट गेन हुआ 2 एटीपी का। हाँ, ये बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन ये एनर्जी प्रोडक्शन की कहानी की एक बहुत ही क्रूशल शुरुआत है। ठीक है, तो ग्लाइकोलिसिस में जो अणु बने और जो हमारी एनर्जी टैक्सीज थीं, वो अब सेल के असली पावर हाउस में एंटर करती हैं, यानी माइटोकॉन्ड्रिया में। और यहीं से एनर्जी प्रोडक्शन का असली खेल शुरू होता है। यहाँ हमारी मुलाकात होती है क्रेब्स साइकिल से। इसका नाम सर हांस क्रेब्स के नाम पर रखा गया है। इसे आप एक मेटाबॉलिक फर्नेस या एक चयापचय भट्टी की तरह सोचिए। इसका काम क्या है? ये ग्लाइकोलिसिस से आए ग्लूकोज के टुकड़ों को लेती है और उन्हें पूरी तरह से सिस्टमैटिकली तोड़कर उनमें छिपी हुई सारी की सारी एनर्जी और हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को निचोड़ लेती है। और ये भट्टी ये बहुत कुछ पैदा करती है। हमें 2 एटीपी तो मिलते हैं, पर जो असली खजाना है वो है हमारी एनर्जी टैक्सीज, 8 NADH और 2 FADH2, जो अब पूरी तरह से चार्ज हो चुके हैं। और हाँ, यहीं पर कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज का कार्बन अब पूरी तरह से टूट चुका है और एक वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पर बाहर निकल जाता है। तो अब तक की जितनी भी मेहनत हुई, वो सब इन एनर्जी टैक्सीज को चार्ज करने के लिए थी। अब वक्त है इस सारी जमा की हुई एनर्जी को कैश कराने का, असली पे ऑफ पाने का। लेकिन एक मिनट, एक सवाल तो है।
हमारे पास बहुत सारी चार्ज्ड NADH और FADH2 बैटरीज हैं, पर इनका करना क्या है? जो असली यूजेबल एनर्जी है, यानी ATP, वो तो अभी भी ज्यादा नहीं बनी है। तो फिर ये सारी एनर्जी है कहाँ? इसका जवाब हमें मिलता है रेस्पिरेशन के फाइनल और सबसे स्पेक्टैक्युलर स्टेज में, और इसका नाम है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। यहीं पर इसी स्टेज में NADH और FADH2 में बंद सारी एनर्जी को ATP में कन्वर्ट किया जाता है, और यहीं पर एंट्री होती है हमारे हीरो की, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का रोल यहाँ सबसे जरूरी है। समझिए कि वो इस पूरी प्रोसेस के आखिर में खड़ा वो वर्कर है जिसके बिना सारा का सारा काम ठप हो जाएगा। इसे एक मॉलिक्यूलर असेंबली लाइन की तरह इमेजिन कीजिए। NADH और FADH2 अपनी चार्ज्ड बैटरीज से हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को इस लाइन पर छोड़ देते हैं। अब जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर जाते हैं, उनकी एनर्जी का इस्तेमाल होता है प्रोटॉन्स को एक मेम्ब्रेन के पार पंप करने के लिए। इससे होता क्या है? एक बांध में जैसे पानी जमा होता है ना, ठीक वैसे ही एनर्जी का एक रिजर्वॉयर बन जाता है। और फिर जब ये जमा हुए प्रोटॉन्स एक खास टर्बाइन जिसका नाम है ATP सिंथेज से होकर वापस गुजरते हैं, तो वो उसे जोर से घुमाते हैं, और यही घुमाव से भारी मात्रा में ATP बनते हैं। याद है ग्लाइकोलिसिस से हमें सिर्फ 2 ATP मिले थे? उसकी तुलना में ये फाइनल स्टेज अकेले सिर्फ एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से लगभग 34 ATP बना देता है। वाओ! ये है असली एनर्जी का खजाना। तो अब तक हमने रेस्पिरेशन को कैसे देखा? एक ऐसी प्रोसेस जो ग्लूकोज को तोड़ती है और एनर्जी बनाती है। सिंपल। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। ये प्रक्रिया सिर्फ तोड़ने की यानी डिस्ट्रक्शन की नहीं, बल्कि बनाने की यानी कंस्ट्रक्शन की भी है। देखिए, बायोलॉजी में 2 तरह के प्रोसेस होते हैं, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का मतलब है तोड़ना, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को सिंपल बनाना, जैसे डाइजेशन। और एनाबॉलिज्म का मतलब है बनाना, सिंपल मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स चीजें बनाना, जैसे प्रोटीन्स या मसल्स। अब तक तो रेस्पिरेशन एक क्लासिक कैटाबॉलिक प्रोसेस लग रहा था, है ना, तोड़ने वाला। लेकिन असल में रेस्पिरेशन का पाथवे एक एम्फेबॉलिक पाथवे है। एम्फी मतलब दोनों। इसे आप एक बिजी ट्रैफिक राउंडअबाउट की तरह समझिए। क्रेब्स साइकिल में ट्रैफिक यानी मॉलिक्यूल्स आ रहा है। अब उसके पास चॉइस है, वो या तो सीधा एनर्जी बनाने वाले रास्ते पर जा सकता है, या फिर बीच से ही एग्जिट लेकर किसी और रास्ते पर मुड़ सकता है, कुछ नया बनाने के लिए, जैसे अमाइनो एसिड्स या फैटी एसिड्स। ये सेल के मेटाबॉलिज्म का सेंट्रल हब है, जो तोड़ने और बनाने दोनों प्रोसेसेस को एक साथ जोड़ता है। तो देखा, एक सिंपल से शुगर मॉलिक्यूल से शुरू होकर एक मल्टीपर्पज मेटाबॉलिक चौराहे तक रेस्पिरेशन की ये प्रक्रिया पौधों की लाइफ का फाउंडेशन है। ये कॉम्प्लेक्स और अमेजिंग फैक्ट्री हर पल, हर लिविंग सेल में नॉन स्टॉप चलती रहती है, और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे चारों ओर की इस दुनिया को और कौन-कौन से ऐसे ही हिडन इंजन्स, ऐसे ही शक्तिशाली इंजन्स चला रहे हैं।